हो गया। देखिए, आज पढ़ेंगे अपने शॉर्ट हैंड में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए सीखने से पहले। शॉर्ट हैंड में सीखने से पहले हमें क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ शॉर्ट हैंड की जो वर्णमाला है वो कैसी होनी चाहिए। तो इससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेनोग्राफी है क्या। देखिए, स्टेनोग्राफी एक लिपि है। स्टेनोग्राफी एक लिपि है जिसको संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिस तरह से हमने हिंदी सीखा था उस समय सबसे पहले हमने वर्णमाला सीखी थी, ठीक इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी एक अपनी वर्णमाला है जिसमें रेखाओं के माध्यम से उस वर्णमाला को व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। तो शॉर्ट हैंड की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि वक्ता द्वारा जितना जल्दी बोला जाए उसे संकेतों के माध्यम से उतना ही जल्दी लिख लिया जाए, ऐसी लिपि को हम संकेत लिपि, शीघ्र लिपि, शॉर्ट हैंड के 3-4 नाम है। संकेत लिपि, त्वरा लिपि, शीघ्र लिपि और आंसू लिपि। लेकिन चारों का जो मतलब है वो एक ही है, इन सबको ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं। शॉर्ट हैंड की जो है 3 से 4 प्रणालियां प्रचलित हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो मानक प्रणाली पढ़ रहे हैं। अब आंसू लिपि सीखने वाले प्रत्येक ट्रेनी को सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किसका ज्ञान होना जरूरी है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है कि जिस भाषा की हम स्टेनोग्राफी सीखने जा रहे हैं उस भाषा की वर्तनी, व्याकरण, शब्द, है ना, और उस भाषा के कहना चाहिए उच्चारण, इन सब चीजों की हमें जानकारी, ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए अब हिंदी में अगर कोई वर्तनी शुद्ध नहीं लिखते हैं, मान लीजिए लेखन में कहीं कहीं टेक्निकली मिस्टेक करते हैं, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा लगाते हैं और शॉर्ट हैंड में उसको सही लिखते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय अगर मिस्टेक हम करेंगे इसको तो वो आपकी गलती मानी जाती है। तो इससे साफ है कि शॉर्ट हैंड में हम कोई भी चीज अगर लिखेंगे, डिक्टेशन वगैरह जो कुछ भी आगे जब प्रोसीजर हमारा पढ़ाई का आगे बढ़ेगा, लिखेंगे तो जब तक उसकी वर्तनी भी हमें सही नहीं होगी तब तक वो शब्द जो है हमारा सही नहीं माना जाएगा और टेक्निकली व्याकरण संबंधी मिस्टेक होंगी। तो हमें हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड की वर्णमाला की, कि शॉर्ट हैंड की वर्णमाला जो किस तरह से होती है। मैंने बताया आपसे कि जिस तरह से हिंदी की वर्णमाला है ठीक उसी तरह से शॉर्ट हैंड की वर्णमाला है। केवल अक्षर, त्रय और ज्ञ कि शॉर्ट हैंड में कोई व्यवस्था नहीं है, इसका कोई व्यंजन नहीं है। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं हैं वो है। दूसरी बात, हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें हम शॉर्ट हैंड में उसको रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट हैंड की जो रेखाएं हैं वो ज्योमेट्री की रेखाओं को आधार मानकर जो है बनाई गई है। रेखा गणित की जो रेखाएं हैं उसको आधार मान के बनाई गई है। अर्थात ज्योमेट्री में सरल रेखा, वक्र रेखा, संयुक्त रेखा आदि हम पढ़ते हैं। तो पहली बात करूंगा मैं वर्णमाला की। कि सबसे पहले क वर्ग। अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि रेखाओं का जो दिशा है इसका आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूरे शॉर्ट हैंड में जब तक हम अभ्यास करेंगे, अगर किसी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट ने आउटलाइन गलत बनाई है, अर्थात रेखाओं की दिशाओं का ध्यान नहीं रखा है, तो पूरा रेखा शब्द ही गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, वर्णमालाओं का अभ्यास करते समय भी हमारा रेखा शब्द सही हो, उसकी दिशाओं का हम सही प्रयोग करें। सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग और घ। अगर चारों मिलाकर हम इसको बोलते हैं तो हम बोलेंगे
क वर्ग। सबसे पहले एक हल्की रेखा इस तरह से, इसमें पेंसिल आपकी इधर से चलनी चाहिए, इधर से इधर की तरफ चलनी चाहिए, अर्थात बाएं से दाएं की ओर चलनी चाहिए। एक हल्की रेखा क, इसी हल्की रेखा को बीच में से काट दिया, ख, इसको हम गहरा कर दिया, ग, और गहरी रेखा को काट दिया, घ। इस तरह से जो है क, ख, ग और घ की रेखा है। और ठीक इस तरह से अर्धचंद्राकार, इस तरह से जिसमें पेंसिल आपके इधर से चलकर इधर चलेगी, यह आपके है अंग की रेखा, है ना। इसी तरह से दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज और झ। इन चारों रेखाओं को अगर मिला के हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे? च वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, च की जो रेखा है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आती है, लगभग 60 डिग्री एंगल पे ये रेखा बनती है। एक हल्की रेखा जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाएगी, च। इसी हल्की रेखा को यदि हम बीच में से काट देते हैं, छ, इसी को हम थोड़ी सी गहरी कर देते हैं, थोड़ी सी गहरी कर देंगे तो हो जाएगा ज, और इसी गहरी रेखा को बीच में से काट देते हैं तो हो जाएगा झ। तो ये हमारा च वर्ग पूरा हो गया, च, छ, ज और झ की रेखा। इसी तरह से ट वर्ग की रेखा है, ये ट वर्ग की रेखा आपके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे बनेगी, सीधी, लेकिन वक्र रेखा है, इस तरह से बनेगी। एक हल्की रेखा ऊपर से नीचे की तरफ जो 90 डिग्री एंगल पे बनी हुई है, ट, इसी को बीच में से काट दिया, ठ, इसी रेखा को थोड़ी सी गहरा कर दिया, ड, और इसी गहरी रेखा को बीच में से काट दिया, ढ। यह आपका ट वर्ग पूरा हो जाएगा, यानी कि ट, ठ, ड, ढ। और जो अंग की रेखा है, यह गहरी रेखा थी, अंग की रेखा गहरी रेखा है, और इस तरह से अर्धचंद्राकार जिसमें पेंसिल इधर से चलकर इधर चलनी चाहिए, यह आपके न और ण दोनों की एक ही रेखा है, न और ण की एक ही रेखा है। ठीक इसी तरह से अब बात आती है त वर्ग की। त वर्ग की रेखा सरल रेखा है। आप देखिए ट वर्ग भी 90 डिग्री एंगल पे बनता है, लेकिन ये वक्र रेखा है, मुड़ी हुई है बीच में। और त वर्ग की जो रेखा है वो सीधी रेखा है, एक रेखा ऊपर से नीचे इस तरह से सीधी, ये हम बोलेंगे त। बीच में से इसको काट दिया, थ, इसको थोड़ा सा पेंसिल को दबा के चलाना है, गहरी कर दिया, द, और गहरी रेखा को बीच में से काट दिया, ध। तो ये त वर्ग हो जाएगा, त, थ, द, ध। और न और ण की तो हमारी एक ही रेखा है ना, दोनों एक ही तरह से लिखना है। फिर आ गया आपका प वर्ग। देखिए ऊपर से नीचे इस तरह से एक रेखा है जो लगभग 120 डिग्री एंगल पे बनी हुई है, ऊपर से नीचे प। इसी तरह से एक इस तरह से वक्र रेखा है, दोनों ही हल्की रेखा है, ये हो जाएगी फ। जो पहली हमारी सरल रेखा थी, हल्की रेखा थी, इसको अगर हम गहरा कर देंगे तो हो जाएगी ब। और जो फ की रेखा है उसको अगर हम गहरा कर देंगे तो हो जाएगा भ। और जो न की रेखा है उसका बिल्कुल विपरीत, अर्थात न जो है ऊपर की तरफ इसका मुंह था, तो ये जो नीचे की तरफ इस तरह से हो जाएगा, अर्धचंद्राकार रेखा है, ये हमारे हो जाएगी म की रेखा है। यानी कि प, फ, ब और भ, म, ये हमारे वर्ग पूरे खत्म हो गए। अब बात आती है आगे य की।
इस तरह से पेंसिल चलेगी इधर से इधर की तरफ। इसमें दिशा ये है कि आपकी पेंसिल इधर से चलकर इधर चलनी चाहिए। ये आउटलाइन हो जाएगी आपकी य की, य, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से 30 डिग्री एंगल पे लगभग ये रेखा है जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाएगी। ये आउटलाइन आपकी हो जाएगी र और र दोनों के लिए। ये सरल रेखा है। दूसरा एक र की आउटलाइन और है जिसमें पेंसिल आपकी ऊपर से नीचे की तरफ चलनी चाहिए। ये वक्र रेखा है, ये भी र है। अर्थात रेखाओं को देखने से साफ पता चल रहा है कि र की हमारे पास दो रेखाएं हैं। एक रेखा तो है सरल जिसमें पेंसिल नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, दूसरी है वक्र रेखा जिसमें पेंसिल ऊपर से नीचे की तरफ आती है। दोनों ही हमारी र और ड़ की रेखाएं हैं। ठीक इसी तरह से नीचे से ऊपर इस तरह से और इसी दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ इस दिशा में ये हो जाएगी ल की रेखा। अर्थात रेखाओं को देखने से साफ पता चल रहा है कि ल की भी हमारे पास दो रेखाएं हैं। या हम दूसरे नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ल हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक नीचे से ऊपर, एक उसी दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ। और जो य की रेखा थी उसका बिल्कुल विपरीत, यानी कि जो उसका मुंह ऐसे हो जाएगा जिसमें पेंसिल इधर से चलकर इधर आएगी। ये हमारी व की रेखा है। तो य, र, ल, व और जो स है जो हमारे ट की रेखा है उसका बिल्कुल विपरीत। लेकिन पेंसिल इसमें भी आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। 90 डिग्री एंगल पे ये भी बनेगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि इसका मुंह इधर की तरफ है, उसका इधर की तरफ है। तो ये हमारे हो जाएगी स की रेखा। दूसरा स और भी है, षटकोण वाला और जो शेर वाला स है। तो उसके लिए जो फ की रेखा है उसका बिल्कुल विपरीत है। इस तरह से उसको यदि हम बीच में से काट देंगे तो ये दोनों ही श इससे माने जाएंगे। अर्थात य, र, ल, व, श। और तो जो य की रेखा है इसके आरंभिक हुक को यदि हम बंद कर देते हैं तो ये हमारे हो जाती है ह की रेखा। ये आरंभिक हुक जो है इसका, ये इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया जिसमें पेंसिल नीचे से चलकर ऊपर की तरफ इस तरह से चलेगी। ठीक इसी तरह से एक इसी हो गया। तो इस तरह से यह की रेखा आप देख रहे हैं जिसमें पेंसिल हमारी इधर से चलकर इधर जानी चाहिए। र की हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक सरल रेखा है, दूसरी वक्र रेखा है। ठीक इसी तरह से ल की भी हमारे पास दो रेखाएं हैं। ल को यानी कि हम एक ऊपर से नीचे की तरफ लिख सकते हैं, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो यह है इसका बिल्कुल विपरीत जो है व की आउटलाइन है। इसी तरह से जो ट की रेखा है आपके उसके बिल्कुल विपरीत स की रेखा है, और जो फ की रेखा है उसके बिल्कुल विपरीत आपके श की रेखा है। और ह की रेखा आप बताइए। उसके बाद जो स की रेखा है ये वाली, इसको यदि हम गहरी कर दें तो एक आउटलाइन बनती है ज की, जो उर्दू के शब्द में मोस्टली काम में आते हैं, जमीर, जरा, इस तरह के जो जिसमें बोलने में थोड़ा सा जीभ का दबाव देकर बोलना होता है, ऐसे शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जो हमारे कहना चाहिए इसकी र की जो रेखाएं हैं इसको यदि हम बीच में से काट देते हैं तो ये आउटलाइन र की बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप जो इस वर्णमाला को देखें तो इससे साफ पता चल रहा है कि बहुत सारी आउटलाइन है जो सीधी रेखा से व्यक्त की गई है, बहुत सारी आउटलाइन है जो बीच में से मुड़ी हुई है, बहुत सारी आउटलाइन है जो जिसका कुछ भाग मुड़ा हुआ है, कुछ सीधा है। तो पहचान के दृष्टिकोण से इस वर्णमाला की जो रेखाएं हैं इनको हम पहचान के नजरिए से तीन भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वक्र रेखा, नंबर 3 संयुक्त रेखा। अब बात करें कि सरल रेखा, जितनी भी वर्णमाला की जो रेखा अक्षर हैं इनमें जिनकी आउटलाइन बिल्कुल सीधी सीधी बनी है वो सारे जो है व्यंजन जो है वो
सरल रेखा का पार्ट है। ठीक इसी तरह से जिनकी रेखाएं बीच में से मुड़ी हुई हो वो सारी जो है वक्र रेखा का समूह है। और ठीक इसी तरह से जिसका कुछ भाग मुड़ा हुआ हो और कुछ सीधा भाग हो वो संयुक्त रेखा का पार्ट है, जिसमें य व और ह की रेखा शामिल होती है। अब इस वर्णमाला की जो रेखाएं हैं इनको हमने देख लिया, इनका कहना चाहिए विभाजन कर दिया पहचान के नजरिए से। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि भाई इनकी जो दिशाएं हैं, दिशाओं के साथ इनका एंगल है, यानी कि कितनी नीचे टेढ़ी है, कितनी सीधी रेखा है। तो इनको हम चित्रों के माध्यम से अगर समझें तो आप देखिए इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम अगर सरल रेखा को लें तो जो बिल्कुल सीधी रेखा है जो 180 के उस पे है वो हमारी है क वर्ग की रेखा। ठीक है ना। इससे ठीक ऊपर 30 डिग्री एंगल पे जो बनी हुई है वो हमारी र का है, र। और अगर हम इसको काट देते हैं तो ये ढ बन जाएगा। ये दोनों रेखाएं जो है लगभग 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक इससे ऊपर चले 60 डिग्री एंगल पे हमारा च वर्ग बना हुआ है पूरा, यानी कि च वर्ग की जो रेखा है वो इतनी तिरछी लिखनी है हमें ऊपर से नीचे की तरफ। और ठीक इसी तरह से जो 90 डिग्री एंगल पे है ये हमारा त वर्ग है। और इसी तरह से यहाँ जो 120 डिग्री एंगल पे जो दिख रही है रेखा ये हमारा प और ब की रेखा है, प और ब की रेखा है। अगर हम इधर वाले चित्र को देखें तो इसकी बाहरी जो परिधि है इसको देखें तो यहां से यहां तक की जो रेखा है ये म रेखा की है, यहां से यहां तक की जो रेखा है आपकी ये आपके स है, और यहां से यहां तक की जो रेखा है ये आपका ट वर्ग है, और इसी तरह से यहां तक की रेखा है वो न और ण की रेखा है। ठीक इसी तरह से इसको अगर हम देखें इधर की बाहर की परिधि देखें तो यहां से यहां तक की जो रेखा है ये हमारे ल की रेखा है। ल हम दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, ऊपर से नीचे, लेकिन आउटलाइन लगभग इसी स्थिति में बनेगी। ठीक इसी तरह से यहां तक की रेखा को अगर हम देखें तो ये हमारे र, और इसको काट र और ढ प्लस अगर काट दें तो ये ढ की रेखा बनेगी, वो भी इस स्थिति में होगी। ठीक इसी तरह से यहां तक की रेखा ले लें, ये हमारा ज अगर गहरी कर देंगे तो ज की रेखा है, बीच में से काट देंगे तो ये जो आपका श ये है चाहे ये है इसकी रेखा हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यहां तक की जो रेखा है वो प, फ और भ की रेखा है। तो ये चित्र के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि कौन सी रेखा किस स्थिति में है। ठीक है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो इस आउटलाइन में कि मुझे सर ये दिक्कत आ रही है तो मैं बात कर लूंगा उस पर।